Niharika Jain. I hope I am audible to you all, and I am going to guide you today regarding UPPSC. So first I want to introduce myself. मेरा नाम निहारिका जैन है एंड मैंने 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और उसके बाद से 2014 से मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इन दिल्ली. मैंने 3 बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के मेंस दिए हैं एंड मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था. सो मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, बट नाउ मैंने यूपीपीएससी एग्ज़ाम दी 2018 में फर्स्ट टाइम एंड उसका 2019 में मेंस हुआ था एंड देन हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था अभी 2020 में जुलाई में एंड आई क्लियर्ड दैट. मेरी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ एंड तो मैं यूपीपीएससी के रिगार्डिंग ही आपसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ आज. अभी फ़िलहाल शायद 6 ही हैं ऑनलाइन, सो आई शुड स्टार्ट, देन धीरे धीरे लोग आते जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताना चाहती हूँ. यूपीपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न 2018 से बिल्कुल यूपीएससी जैसा हो गया है. मतलब 3 स्टेजेस आप सभी जानते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं. फर्स्ट पेपर इज़ अबाउट जनरल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक यूपीएससी. एंड मेंस में टोटल 8 पेपर्स होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे. हिंदी एंड ऐसे, दैट्स फॉर 150 मार्क्स. और टोटल जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स ईच. एंड देन ऑप्शनल के हम 2 पेपर्स देते हैं, 200 मार्क्स ईच. और ऑप्शनल आपका सिर्फ एक ही होता है, जैसा यूपीएससी में भी हो गया है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल सिलेक्ट करना है. और इंटरव्यू इज़ फॉर 100 मार्क्स. तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो भले ही पैटर्न थोड़ा सेम हो गया है, बट यूपीपीएससी में मार्क्स कम हैं. मतलब आपको सेम 3 आवर्स में आप जो पेपर लिख रहे हैं, आपको आप थोड़ा कम कंटेंट लिखेंगे ईच आंसर्स में, तब भी यू कैन स्कोर वेल एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी. अब मैं मेरा जो मोटो है, आपको ये सब चीज़ें तो आप जनरली जानते हैं, रीडिंग मटेरियल के बारे में भी आप जानते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि रैदर देन नोइंग कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए. आपको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को रिगार्डिंग, उस चीज़ को लेकर. जैसे प्रीलिम्स के लिए यूपी में अगर आप यूपी के पुराने पेपर्स देखते हैं तो आप फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा पाएंगे. उसमें फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, लाइक जो नॉर्मल हमारी करंट रिलेटेड थिंग्स हैं, बजट रिलेटेड थिंग्स है, स्कीम्स हैं, उसमें फैक्चुअल चीज़ें कि टोटल बजट एलोकेशन कितना रहा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले पिछले 4-5 सालों के पेपर्स पक्का प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आपको एक आइडिया लग जाता है. स्टेट सर्विसेज में एक्चुअली यही है कि स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टेट में कुछ स्टेट्स में स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. यूपी में स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है. आप जब 4 साल के पेपर्स देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको पता चलेगा कि किस एरिया से या किस चीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे कुछ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह, डीवी एक्ट वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मुझे इन चीज़ों को अच्छे से करना है ताकि मैं प्रीलिम्स में इस एरिया में अच्छे से स्कोर कर सकता हूँ. देन नेक्स्ट थिंग इज़ मेंस. प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, हम लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं प्रीलिम्स इन 2 मंथ्स. 2 मंथ्स से ज़्यादा बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. यूपीएससी में भी हम सिर्फ 2 मंथ्स डेडिकेट करते हैं. अगर हम उसके पहले 10 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हों तो आपकी सारी चीज़ें, ये जो 2 मंथ्स होता है, आपको इसमें अच्छे से रिवाइज़ करनी है चीज़ें, सारे स्टैटिक्स रिवाइज़ करने हैं. उसमें मैं स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ें बता देती हूँ. हर एक चीज़ के लिए मैं जिस सोर्सेज को रेफ़र करती थी तो मे भी शायद आपको हेल्पफुल हो. ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोर्सेज रेफ़र करती थी वो ही अल्टीमेट हैं, लेकिन वो सोर्सेज में आप रिलाय कर सकते हैं. ओके,
तो करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, मैं उन मंथली मैगजीन्स को देखती थी, और उनका कंपाइलेशन भी आता है जो कि सच में करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। इनसाइट्स का भी कंपाइलेशन आता है, बट मैंने हमेशा विजन रेफ़र किया है। और फ़िलहाल जो पैटर्न चल रहा है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है लगभग 1 या 2 साल बाद यूपीपीएससी भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। इसके लिए आपका करंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो विजन आईएएस के जो कंपाइलेशंस होते हैं उनको मैं प्रीलिम्स या मेंस के पहले कम से कम 3 बार रिवाइज़ कर लेती थी। तो आप इस चीज़ को जानकर ये समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। प्रीलिम्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप रियलाइज़ करेंगे अगर आपने इससे पहले अटेम्प्ट्स दिए होंगे या फिर आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे। देन नेक्स्ट चीज़ है हिस्ट्री। जैसे स्टैटिक अगर सब्जेक्ट्स में हम जाएं तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी सब लोग बोलते हैं, एंड दैट्स रियली मतलब वो ऐसी चीज़ है जो आपको सच में पढ़नी चाहिए एटलीस्ट एक बार। इसके बाद स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की जो बुक आती है दैट्स वेरी यूज़फुल। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ 9th to 12th इतना सफिशिएंट है। इन डेप्थ जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सविंद्र सिंह वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम ऑप्शनल वालों को ही ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आपको बहुत अच्छे से, मतलब लक्ष्मीकांत आपकी बाइबल है। जिस तरह से चीज़ें पैटर्न जा रहा है, यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मीकांत की कम से कम 3 से 4 रीडिंग आपकी होनी चाहिए। आप जब पहली बार उसे पढ़ते हैं आपको चीज़ें समझ में आती है, आप जितनी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ओके ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जब आप साथ में पेपर सॉल्व करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि जिन चीज़ों को मैंने फर्स्ट टाइम इग्नोर किया था इवन दे आर इम्पॉर्टेंट। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो चीज़ है वो आपकी 3rd 4th रीडिंग के बाद ही डेवलप होती है। तो लक्ष्मीकांत को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है यूपीपीएससी के लिए भी, और अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी। लक्ष्मीकांत में एक और चीज़ है कि उससे रिलेटेड जो जब विजन के पेपर्स आते हैं ना, सिर्फ पॉलिटी के जो पेपर्स आते हैं, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो भी इकोनॉमिक्स हो गया या पॉलिटी हो गया, इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आप वो टॉपिक वाइज जो पेपर्स होते हैं या सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होते हैं आप प्लीज़ वो भी रेफ़र करिए और वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देन नेक्स्ट थिंग, एक मैं मेंस के लिए अब स्ट्रैटेजी के लिए आती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ऐसा है कि सच में अगर आप पुराने पेपर्स रेफ़र कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। बट मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1500 मार्क्स हम मेंस में स्कोर करते हैं। 100 मार्क्स जो इंटरव्यू वाली चीज़ है उसमें एक लक फैक्टर आता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है वो आप जब प्रिपरेशन करते हैं वो अपने आप डेवलप हो जाती है। बट मेंस इज़ द मेजर चंक जो आपको आप लिस्ट में हैं या नहीं, या आप लिस्ट में कहाँ हैं ये डिसाइड करता है। तो मेंस के लिए यूपी में हिंदी का एक पेपर है जो 150 मार्क्स का है, एंड दैट्स नॉट क्वालिफाइंग, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। इसके लिए सामान्य हिंदी की एक बुक आती है जो बहुत फेमस है यूपीपीएससी के लिए, तो आप वो बुक अगर रेफ़र करेंगे तो उसमें से मुहावरे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे मैं भी खुद हिंदी भाषी हूँ, आप में से भी काफ़ी लोग हिंदी भाषी होंगे, बट हम उन मुहावरों का असली अर्थ नहीं जानते हैं या उन मुहावरों को नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोगों को इंग्लिश यूज़ करने की इतनी आदत हो जाती है, हम लोग अपने जीएस के पेपर्स में इंग्लिश लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस करने लगते हैं कि हिंदी का वो 150 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा कंप्लीट होने में भी एक टास्क हो जाता है। इसलिए हिंदी की प्रैक्टिस प्लीज़ अच्छे से करिए, क्योंकि बिकॉज आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी में जो चेक करते हैं टीचर्स वो लोग भी हिंदी को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वहाँ की जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो हिंदी में जारी होते हैं। आपको हिंदी ग्रामेटिकली करेक्ट, आपकी हिंदी ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हिंदी की वो सामान्य हिंदी की जो बुक है उसमें से मुहावरे और जो भी प्रत्यय वगैरह, उपसर्ग, ये सब चीज़ें जो आती है, संधि विच्छेद, उन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पुराने कुछ जो पेपर्स हैं उनको आप देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, मैं उन्हें हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा क्या सेक्शन वीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो है ऐसे नेक्स्ट पेपर ऐसे सच में एक मतलब
आइदर इट कैन मेक इट और ब्रेक इट वाली जो चीज़ होती है वो ऐसे का पेपर है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका हर किसी का ऐसे बहुत डिफरेंट होता है। आप किसी से सीख नहीं सकते कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। ऐसे लिखने की स्टाइल भी बहुत अलग होती है और ऐसी कोई स्टाइल नहीं है जो पक्का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ रही है कि आप इसी तरह से लिखिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसी कोई स्टाइल नहीं है। ऐसे आपकी खुद की पर्सनालिटी दिखाता है। आपने जितना भी GS 1 2 3 4 में पढ़ा हुआ है वो पूरा ऐसे में रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे को आप इस तरीके से रखिए। इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, एक थीसिस स्टेटमेंट वाली चीज़ आती है, थीसिस, एंटी थीसिस, इन सब पे आप जो वीडियोस हैं यूट्यूब में आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं एक इन जनरल आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे के पेपर में आप जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ होते हैं इंट्रो और जो लास्ट कंक्लूजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं। जब कोई आपके सामने किसी रूम में एंटर कर रहा होता है तो आप उसे देख के आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि हाँ यार ये बंदा बहुत सही लग रहा है, ये इसकी पर्सनालिटी, ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से कर रहा है। इसी तरीके से आपकी जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई जो इन्विजिलेटर है ये आगे पढ़े या नहीं पढ़े, ये ऐसे ही पढ़ के कि यार हाँ ठीक है इसको मैं एवरेज मार्क्स दे देता हूँ, इस तरीके से चेक करें आपका पेपर, या फिर हाँ यार इसके पास कुछ कंटेंट है, ही इज़ गोइंग बियॉन्ड हिज लिमिट्स या ही इज़ गोइंग बियॉन्ड एनीवन एल्स। आप वो जब दिन में 100 पेपर्स चेक कर रहे हैं उसके बाद आपका पेपर उन्हें अलग क्यों लगे। उसके लिए मैं क्या करती थी, कभी कभी मेरे पास कोट्स का एक कलेक्शन होता था। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली, UPSC UPPSC कोई भी PSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें द हिंदू जनरली लोग पढ़ते हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड पेजेस आते हैं या फिर पीछे के जो एडिटोरियल वाले पेजेस आते हैं उसमें ऊपर कोट्स लिखे हुए होते हैं, तो मैं उन कोट्स को एक कॉपी में नोट डाउन करती थी। और उस कॉपी के कुछ पोर्शन होते थे, मतलब GS 1 2 3 4 जनरली 2 3 4 में ही चीज़ें आती थी। हमें पता है GS 2 का सिलेबस क्या है, उसमें पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। GS 3 में हमें पता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक वाली चीज़ आती है, और GS 4 में हम लोगों को पता है कि एथिक्स वाली चीज़ आती है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी कोट्स पढ़ के मुझे लगता था यार ये चीज़ मैं इकोनॉमी में यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं उसे इकोनॉमी वाले पोर्शन में लिख लेती थी। GS 3 वाले पोर्शन में कोई एथिकल चीज़ आ रही है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैं उसे GS 4 वाले पोर्शन में लिख लेती थी। तो मेरे पास अच्छा खासा 100-150 कोट्स का अच्छा कलेक्शन था जिसे मैं रिवाइज कर सकती थी ऐसे पेपर के जस्ट पहले। मतलब वो कलेक्शन अभी भी मेरे पास है, तो मैं कभी भी ऐसे पेपर लिखने जाती हूँ तो उसके पहले मैं उसे रिवाइज कर सकती हूँ। तो हमारे पास ऐसे में भी ऐसा है कि हम लोग सेक्शन A सेक्शन B में 2 एसेज लिखते हैं। कोई ऐसे इकोनॉमी स्पेसिफिक होता है, कुछ पॉलिटी स्पेसिफिक होता है, हमें उसे जनरलाइज करना ही है, हमें पॉलिटी स्पेसिफिक में नहीं जाना है। लेकिन कभी कभी कुछ इतने अच्छे कोट्स होते हैं कि हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जब स्टार्ट करती थी किसी कोट से तो उसे ब्लैक पेन से लिखती थी और मेरा पूरा है वो ब्लू पेन से आता था। तो इस तरीके से मैं जहाँ पर भी गांधी जी, आम्बेडकर जी या कोई भी कोट्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं उन कोट्स को डबल कोट में डाल के ब्लैक पेन से लिखती थी, ताकि वो थोड़ा अलग लगे और मेरी रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो थोड़ी बेटर लगे। मतलब ऐसे में अगर वो देखेंगे हम 8-10 पेज में एक ऐसे लिखते हैं जो बहुत बड़ा होता है, मोनोटोनस होता है, उसमें जैसे आप पैराग्राफ भी चेंज कर रहे हैं तो बीच में एक लाइन छोड़कर नया पैराग्राफ स्टार्ट करिए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में आप एक्चुअली अपने आप को सेल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरी USP क्या है, आप बता रहे हैं कि मेरे पास ये सारे नॉलेज हैं। तो आपको सिर्फ GS के फैक्ट्स उसमें पुट नहीं करना है, आपको हाँ स्कीम्स डालनी है, आपको फैक्ट्स डालने हैं, बट इस तरीके से डालना है कि वो ऐसा ना लगे कि आप रट के आए और आपने सीधे डाल दिया है। आपको उसके आगे पीछे अपना एनालिसिस डालना है। जैसे विमेन रिलेटेड अगर कोई ऐसे है तो आप उसमें इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा खुद का एनालिसिस कि हाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी है, विमेन को वर्कफोर्स में या विमेन को इक्वल पे नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ आप अपना कोई भी एक डेटा डाल दीजिए कि हाँ ये वाली जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है या फिर कोई और रिपोर्ट है, वो भी यही चीज़ कह रही है कि इसमें हमारे इंडिया की रैंकिंग इतनी लो है। तो इस तरीके से आप क्या स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास उसके पीछे फैक्ट्स हैं, तो उसे लगेगा कि हाँ यार इसके पास रीडिंग है, इसे नॉलेज है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, और उसके बाद मैं एनालाइज करके फैक्ट्स को एनालाइज करके उसके बाद फिर लिख रहा हूँ इस बारे में।
तो इस तरीके से आप अपना ऐसे को डिफरेंट कर सकते हैं। आपको अपने ऐसे में कोट्स थोड़े ज़्यादा डालने हैं। कुछ लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है, इवन आई यूज्ड इट, मुझे पता नहीं उसमें मैंने यूपीपीएससी में यूज़ किया था। ऐसे में मुझे कैसे मार्क्स मिले अभी जब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेंगे, बट मैंने स्टार्ट एक स्टोरी से किया था। तो कुछ लोग स्टोरीज़ का कलेक्शन बना के रखते हैं, कुछ जो फिलोसफिकल टॉपिक होते हैं या सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए आप एक नोटबुक में कुछ अच्छी स्टोरी, जैसे जातक कथाएं हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी नानी दादी की कथाएं जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, उनको आप नोट करके रख सकते हैं। जैसे एक वो जो बंदर वाली कहानी है, वो उसके हाथ में तलवार दे देता है राजा, और जब राजा के नाक में मच्छर बैठता है तब वो बंदर राजा की नाक ही काट देता है। इस तरीके की आप छोटी मोटी कहानियाँ ना यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो यूपीएससी में एक बार ये टॉपिक आया है कि हम लोग मतलब कोई अगर इंटेलिजेंट है तो हाँ नहीं, इट्स बेटर अगर कोई इंटेलिजेंट है और वो अगर अपनी इंटेलिजेंस को गलत तरीके से यूज़ करता है तो वो एक ज़्यादा बड़ा डेविल है। मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू दिस। ये एक ऐसे का टॉपिक था। तो इसमें आप ये वाली स्टोरी डाल सकते हैं कि भाई आपने किसी को पावर दे दिया है और उससे पता नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करना है, तो वो आपके लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। तो इस तरीके से आप स्टोरी से बिगिन करके कुछ अलग लग सकते हैं। वो स्टोरी हाँ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होनी चाहिए, वो एकदम वेग नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। ऐसे प्रैक्टिस की ही चीज़ है और आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे ऐसे ने अब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब मैं जीएस के बारे में आऊँगी। जीएस 1 टोटली स्टैटिक होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं। यूपीपीएससी में ज्योग्राफी का जो डिफरेंस आता है वो है यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी। यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री तो काफ़ी कम पूछी जाती है, लेकिन यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, बिकॉज मुझे यूपी की ज्योग्राफी इतने अच्छे से पता नहीं थी, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपकी यूपी की ज्योग्राफी उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि मिनरल्स क्या है वहाँ पर, जो ज्योग्राफिकल या एग्रीकल्चरल पार्ट जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं, जोन्स किस हिसाब से है, टेम्परेचर जोन्स, थर्मल जोन्स किस हिसाब से यूपी में, ये आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है, अगर इन जनरल कोई इंडिया स्पेसिफिक भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, उसमें अगर आप लास्ट में कंक्लूजन में अपनी ये लाइन लिख देते हैं कि ये सेम प्रॉब्लम या जो भी वो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, कि ये सेम प्रॉब्लम हम यूपी में भी फेस कर रहे हैं, और क्योंकि यूपी इस एरिया में या इस जोन में आता है, यूपी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, या यूपी में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इसलिए, या यूपी के पास हिमालयन माउंटेन्स है इसलिए हम यूपी में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस इंसान को लगेगा, जो इन्विजिलेटर आपका चेक कर रहा है उसे लगेगा कि हाँ यार इसने एक जनरल आंसर लिखा बट इसने यूपी स्पेसिफिक जाकर उसे लिखा। इसका मतलब ये है कि आप यूपी को फोकस कर रहे हो क्योंकि आप आगे जाके यूपी के ही एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो। यूपी की प्रॉब्लम्स आपको पता होना चाहिए, यूपी के प्रॉब्लम्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो अगर कोई भी ऐसा इशू आता है, पावर्टी अगर इशू आती है या कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ आ रही है, अगर कोई भी जो लिंचिंग वाला, मॉब लिंचिंग वाली चीज़ आ रही है, उसमें आप यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे दीजिए। यूपी में अगर कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं उससे रिलेटेड तो वो चीज़ आप लिख दीजिए। जैसे यूपी में अभी पोषण अभियान आया है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्कीम्स तो जानते हैं, उसे लिख भी देते हैं अपने आंसर्स में, लेकिन यूपी स्पेसिफिक भी अगर आप लिखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स लेके आई है, तो वो आपके आंसर को इन्हांस करेगा। और इस तरीके से अगर आपको हाफ मार्क्स भी ज़्यादा मिल रहा है हर एक आंसर में, तो आप सोच सकते हैं कि आप 20 मार्क्स की लीड पे हैं एक पेपर पे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है, मतलब आप लिस्ट में नीचे से एकदम ऊपर जा सकते हैं उस चीज़ के कारण। तो GS1 में आप आप मैप्स ज़्यादा बना सकते हैं, GS1 में आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं हिस्ट्री के लिए। तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में कोशिश करिए कि मैप की प्रैक्टिस, फ्री हैंड मैप, आपको एकदम परफेक्ट मैप नहीं बनाना है, लेकिन फ्री हैंड मैप बनाने की कोशिश करिए कि उसमें आप लोकेट कर पा रहे हैं चीज़ों को क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्या होगा, आपका ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको, आपके पेजेस उतना पोर्शन कवर हो गया है क्योंकि आपने डायग्राम बना दिया है। और आपने वो मोनोटोनस वाली चीज़ होती है ना कि बस लिखा हुआ है, वो चीज़ कम कर दी है आपने इन्विजिलेटर का काम आसान कर दिया है फ्लो चार्ट बना के। तो उससे अच्छा लगेगा आपका पेपर चेक करना, क्योंकि वो आपके आंसर को जल्दी चेक कर पाएगा, वो समझ पाएगा कि हाँ भाई इसने सारी चीज़ें कवर की है, सारी पॉइंट्स कवर की है, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ यूपीएससी में तो ऑब्वियसली आपको स्कोर, क्योंकि यूपीएससी में मैं जीएस में हमेशा काफ़ी अच्छा स्कोर करती थी, स्पेशली जीएस 4 में मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे होते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ यूपीपीएससी में भी अच्छे स्कोर लेके आती होगी। मैं मार्क्स नहीं जानती हूँ यूपीपीएससी में, मैं फिर से बोल रही हूँ ये, इसलिए मैं श्योरिटी से नहीं कह सकती कि मुझे कौन से पेपर में अच्छे मार्क्स मिले हैं, किस में नहीं। बट येस, ये चीज़ इन्विजिलेटर को अच्छी लगती है अगर आपका रिप्रेजेंटेशन बेटर है। तो GS2 और GS3 की अगर हम बात करें तो उसमें आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा दीजिए। GS3 में आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी कुछ स्कीम्स होती है। हम लोग कभी कभी बायलैटरल कुछ नेवी या फिर आर्मी के साथ कुछ वो करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। इनके नाम अगर आप आपके आंसर में पुट करते हैं, या फिर पंचशील पॉलिसी जो नेहरू जी की रही है फॉरेन रिलेशन में, ये अपने आईआर के आंसर में अगर आप पुट करते हैं तो आप बाकियों से कुछ अलग लिख रहे हैं। इसी तरीके से GS3 में भी इकोनॉमिक जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो डेटा को इकट्ठा करके रखिए। मेंस के पहले जो दो तीन महीने का गैप होता है उसमें आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब भी पढ़ रहे हैं, कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं करंट अफेयर का, तो आप सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करके रखिए। तो क्या होगा, आपको ये बाद में काम आएगा, जस्ट एक दिन पहले या पेपर के 2 घंटे पहले रिवाइज करने में वो चीज़ काम आएगी। GS4 इज़ टोटली एथिक्स। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग पेपर हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से डील करते हैं तो। GS4 में मैं ये बोलूँगी कि उसकी प्रिपरेशन आप प्रीलिम्स के पहले, मतलब आप जब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप तब से GS4 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। GS4 ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बैठ गए 2 हफ्ते में आपने निपटा दिया। वो एक बुक जो आती है लेक्सिकन की, या फिर अभी डिकोड एथिक्स करके बुक आई है मुदित जैन सर की, तो सिर्फ वो पढ़ के आपका GS4 नहीं होगा। आपको GS4 पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। छोटी छोटी स्टोरीज़ जो हम ऐसे में यूज़ करते हैं, वही स्टोरीज़ का कंपाइलेशन आपका यहाँ पर यूज़ आ सकता है। जो कोट्स हम ऐसे में यूज़ कर रहे थे, उसी कोट्स का कंपाइलेशन आपका यहाँ पर यूज़ आ सकता है। ऐसी आपको अगर न्यूज़पेपर में कोई भी अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कहीं पर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, किसी IAS ऑफिसर ने या IPS ऑफिसर ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो मतलब नॉर्मल जो काम करते हैं, नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके अलावा उनने कुछ नया स्टार्ट किया है, ये चीज़ अगर आपको पता चलती है तो उस चीज़ को एक जगह लिख लीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए। वो ऐसे वाली कॉपी में ही आप लास्ट में लिख सकते हैं GS4 के लिए। तो ये एग्जाम्पल्स आप अपने हर एक क्वेश्चन में, अगर आपको हर एक क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देना है, मिनिमम एक एग्जाम्पल। GS4 का ये सच में गोल्डन रूल है, मैंने फॉलो किया। मैंने यूपीएससी में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, मेरे तीनों अटेम्प्ट्स में मेरे GS4 में काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे थे, और आई गेस यूपीपीएससी में भी मुझे GS4 में अच्छे मार्क्स होंगे। आपको कोट्स डालने हैं अपने आंसर्स में कोट्स डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये जब भी आप मॉक पेपर्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब अगर आप ये चीज़ ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करेंगे ना कि यार नहीं मुझे डालना ही है एक कोट, मुझे एग्जाम्पल डालना ही है, जब आप ये चीज़ अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी, और फिर जब आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तब ये चीज़ आसानी से आ जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है, ट्रेन अपने आप को उस हिसाब से करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने हैं ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन बेटर हो। आपको कोट्स यूज़ करने हैं, आपको फैक्ट्स यूज़ करने हैं ताकि आपके आंसर में वैल्यू एडिशन हो। मतलब आपको अपने आप को दूसरों से डिफरेंट आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि GS विजन का मटेरियल हर कोई पढ़ता है। आंसर्स किस तरीके से लिखना है, पैटर्न GS के लगभग सब लोग सेम चीज़ लिखते हैं। GS4 में हाँ लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, और ऐसे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। इन 2 चीज़ों में आप अपना USP इन कोट्स को या फिर इन एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी फ़िलहाल ये रही। और इसके अलावा मैं आपको एक लिंक बताना चाहूँगी। मुदित जैन सर का ब्लॉग है। अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं मुदित जैन ब्लॉग तो ये आ जाएगा। उनने खुद डिकोड एथिक्स भी लिखा हुआ है, और वो सर के सारी स्ट्रैटेजी GS 1 2 3 4 आप एक बार उसे रीड करिए और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करिए। उनने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैंने एक्चुअली पर्सनली ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मेरे 2018 के अटेम्प्ट में भी और अभी भी यूपीपीएससी में, और इट वर्क्स। मुझे ये लगता है इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे ये SDGs भी जो है, SDGs को आप याद कर लीजिए और आप देखेंगे कि SDG को आप डिवाइड कर सकते हैं कि GS1 में मैं कौन सा SDG यूज़ कर सकता हूँ। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अगर कोई न्यू है और इसे नहीं पता हो
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप सारे गोल्स को याद कर लीजिए, उनको आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हर किसी में यूज़ करते हैं कि एसडीजी गोल नंबर 14 या गोल नंबर 15 हमें बताता है लाइफ अबव अर्थ या लाइफ बिलो अर्थ, हम उसे भी वैल्यू करें। इन्हें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया है तो उसमें आप अपने कंक्लूजन में ये चीज़ डाल सकते हैं। आप अपने कंक्लूजन में बहुत सारे एक्ट्स डाल सकते हैं, आपको कुछ एक्ट्स के नाम पता होने चाहिए कि गवर्नमेंट के वो एक्ट्स कैसे हैं। इसके बाद फिर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, जनरली लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। यूपी पीएससी की प्रिपरेशन या पीएससी की प्रिपरेशन में 4 to 6 मंथ्स में प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप यूपी पीएससी क्लियर कर लेते हैं एक बार या फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम हो गया है। तो दोनों की प्रिपरेशन काफ़ी सिमिलर है। आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्चुअली आप दूसरी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में हल्की सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। यूपीएससी के लिए आपको 10 महीने, मतलब प्रीलिम्स के पहले 10 महीने से प्रिपेयर करना, थरली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप वर्किंग है, आप ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हाँ आपको प्रिपरेशन टाइम फिर बढ़ाना पड़ेगा। वो 10 महीने की जगह आपको 1 साल या 1.5 साल लग सकता है प्रिपरेशन के लिए। बट हाँ, करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर, जैसे अभी कोरोना के समय लोग जनरली पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके नोटिफिकेशंस भी आते हैं ना, तो आप न्यूज़ से मतलब आपको धीरे धीरे दिखती रहती है कि हाँ यार ये चीज़ चल रही है। कुछ चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, कोई एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगा है, कोई एडिटोरियल आपको अच्छा लगा है, उसको सेव करके रख लीजिए और उसको बाद में पढ़ लीजिए। तो वो इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। बाद में जब आप फिर मंथली कंपाइलेशंस पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। वो फर्स्ट टाइम नहीं होगा, आपने उससे पहले सुना होगा, क्योंकि जब वो डेली न्यूज़ में चल रहा था तब आपको पता था कि हाँ यार गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट ने ये एक्ट को पास किया है, इसके बारे में आपने उस समय थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो जब आप कंपाइलेशन पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ें रिवाइज होंगी, वो चीज़ आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने तो आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। और हाँ, मैं फ्री एकेडमी को थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप अभी पोस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मुझे प्रकाश जी पूछ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी के स्पेसिफिक मुझे नहीं पता, क्योंकि हाँ मैंने ये चीज़ शायद आपको बताई नहीं, यूपीपीएससी का मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2018 तक मैंने यूपीएससी के मेंस दिए हुए थे और 2018 में मैंने पहली बार फॉर्म भरा था। यूपी के बारे में मुझे ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता थी, तो यूपी स्पेसिफिक के लिए मैं हमेशा यूट्यूब के वीडियोस ही रेफ़र करती थी, चाहे वो ज्योग्राफी हो यूपी की, चाहे वो यूपी की स्पेसिफिक हिस्ट्री या करंट अफेयर किस तरीके से पूछा जाता है, वो सब चीज़ें। टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के लिए मैं विजन आईएएस और फोरम आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ आती है प्रीलिम्स की, वो उनके पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाते हैं, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल सब कुछ फ्री अवेलेबल है चीज़ें, तो मैं वो वहाँ से सॉल्व करती थी। मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी जब मैं दिल्ली में थी, मैं प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे। मैंने यूपी पीएससी के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ, मैं यूपी स्टेट से नहीं हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि वो खुशबू बंसल वाले केस से हमें 10 दिन पहले ही पता चला था कि मेंस देना है हमें, तो 10 दिन में मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ चीज़ें रिवाइज़ की थी और मैंने सीधे जाके पढ़ा था, मतलब वहाँ पे लिखा था सीधे वहाँ पर जाकर। तो इसलिए मैं ये चीज़ तो नहीं बता पाऊँगी कि यूपी के लिए कौन सी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ है, बट यूपीएससी के लिए मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। पहले विजन की थी, फिर फोरम आईएएस। एक्चुअली इट इज़ अल्टरनेट, हर एक साल विजन आईएएस बहुत ज़्यादा फेमस होता है, एक साल फोरम आईएएस बहुत फेमस होता है। टेस्ट सीरीज़ आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस अगर आप करस्पॉन्डेंस से लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ तो आप बस देखिए कि आपके पेपर्स प्रॉपरली चेक हो रहे हैं टाइमली, और जो रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं आप वो रिव्यूज़ को पढ़िए और इम्प्रूव करिए। तो मेंस के लिए सच में टेस्ट सीरीज़ मैटर करती है, खासकर जब हम टेस्ट देते हैं। मैं बाकी के क्वेश्चंस देखती हूँ, मैं बस एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मतलब फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 दिन तक लगातार चल रहा है, आपको 4 दिन तक सुबह और शाम को पेपर लिखना है, और हमारी इतनी बिल्कुल आदत नहीं होती है। उसके 1 वीक पहले आप अपने आप को खुद को मॉक दीजिए। ये मैं हर बार, मैंने यूपीएससी का मेंस जब लिखा है
3 साल तक मैंने ये चीज़ की। मैं 1 वीक पहले अपने आप को मॉक देती थी, मतलब बिल्कुल सेम वही टाइम टेबल 1 वीक पहले फॉलो करती थी। फर्स्ट डे मैं कोई भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर उठाकर ऐसे का पेपर दूंगी। उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश का ऑब्वियसली मैं मॉक नहीं देती थी। उसके बाद फिर GS1 और GS2 सेम डे पे सेम टाइमिंग पे 9 से 12 और 2 से 5 का जो टाइमिंग होता है यूपीएससी का, मैं बिल्कुल उसी टाइमिंग पे मॉक दिया करती थी। GS1 हो गया, सेकेंड डे GS2, GS3, GS4 हो गया, फिर एक दिन का ब्रेक लेके मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल उसके पेपर देती थी, 2 पेपर। तो मैं एग्ज़ाम से पहले भी अपने आप को मॉक दे रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ कि भाई 9 से 12 और 2 से 5 मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ पेपर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जनरली सिर्फ 9 से 12 पेपर देते हैं या 2 से 5 पेपर देते हैं एक दिन में, और उतने में ही आपके हाथ की हालत ख़राब हो जाती है और आप लोग बस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और फिर एग्ज़ाम के समय क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि यार मैंने 4 पेपर लिख लिया हूँ, अब मेरे हाथ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है कि मैं लिख पाऊँ कि नहीं लिख पाऊँ। तो वो मॉक देंगे तो आपको आदत हो जाएगी। प्रकाश जी ऑप्शनल के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था यूपीपीएससी में भी और यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स में भी। ज्योग्राफी में पेपर 1 इज़ नॉट वेरी गुड, मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पेपर 2 में येस मैंने 160 170 तक स्कोर किया है। पेपर 2 में इसलिए मैं पेपर 2 के बारे में आपको बेटर गाइड कर पाऊँगी। पेपर 2 में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मैप मैं कोशिश करती थी, क्योंकि वो इंडिया स्पेसिफिक या वर्ल्ड स्पेसिफिक ही पेपर आता है, दैट इज़ एप्लीकेशन पेपर। तो मैं उसमें वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, मेरे हर आंसर में एक मैप होता था। अगर फ्लो चार्ट बना सकती हूँ तो फ्लो चार्ट बनाती थी। ज्योग्राफी ऑप्शनल, देखिए जीएस में क्या है, मैंने अब तक आपको बताया था कि यार पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाओ, स्पेशियस वगैरह लिखो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल की जब बात करते हैं या कोई भी आर्ट्स का जो ऑप्शनल है, तो उसमें ये ऑप्शनल इस तरीके से है, आप आर्ट्स के बच्चे उसे पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं। आर्ट्स के बच्चे उसे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में ही लिखते हैं, पैराग्राफ वाइज ही लिखते हैं। मतलब आपका एक पैराग्राफ एक पॉइंट कवर करता है, उसमें आप 1 पॉइंट 1 नंबर लिख के 5 लाइनें, फिर 2 नंबर लिख के 5 लाइनें, इस तरीके से मत लिखिए। आपके ऑप्शनल में आप पैराग्राफ वाइज ही लिखिए और कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश करिए, कंटेंट में वैरायटी देने की कोशिश करिए। उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ALS करके टेस्ट सीरीज़ होती है, करस्पॉन्डेंस कोर्स से भी कर सकते हैं। ALS ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ है। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अटेंड की है, आई गेस मैं शायद नाम ले सकती हूँ, मैंने नीतू सिंह मैम की भी अटेंड की है। मुझे बेटर ALS की टेस्ट सीरीज़ लगी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बेस्ट कॉपीज़ मिलती है। आपको जब वो बेस्ट कॉपीज़ बाय मेल मिलेगी या फिर अगर आप दिल्ली में हैं तो वहाँ पर मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि यार जो पर्सन जिसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो लिख किस तरीके से रहा है, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे जब वो बेस्ट कॉपीज़ मिलती थी तो मैंने उन बेस्ट कॉपीज़ में से एग्जाम्पल उठा उठा के इकट्ठे कर लिए थे, और वो एग्जाम्पल्स को मैं अपने GS पेपर 2 के जस्ट पहले पढ़ कर गई थी, और उन एग्जाम्पल्स को मैंने बहुत अच्छे से अपने हर आंसर में पुट किया। मतलब आप ये देख सकते हैं कि मैंने किसी रीडिंग मटेरियल से नहीं पढ़ा है, मैंने टॉपर बच्चों के, मतलब जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे थे उनकी कॉपीज से पढ़कर उससे एनालाइज करके कुछ आंसर्स कुछ एग्जाम्पल्स निकाले और उन्हें पुट किया है। और लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन में पेपर 2 में बहुत अच्छा स्कोर था, 170+ था। तो आई थिंक ये चीज़ वर्क करती है। ALS इज़ रियली गुड टेस्ट सीरीज़। जो भी मुझसे टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे थे। ओके, प्रकाश जी मैथ्स एप्टीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं। CSET पेपर इज़ क्वालिफाइंग पेपर, हाँ, लेकिन अगर आप मैथ्स के टच में नहीं रहे हैं, आप कॉमर्स ग्रेजुएट या आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। उसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करिए। उसके लिए कोई भी आपको क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ विजन की, इनसाइट की ऑलरेडी अवेलेबल होती है। उन पेपर्स को प्रैक्टिस करिए, पुराने यूपीपीएससी या यूपीएससी के पुराने पेपर्स को प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करिए, पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो पेपर मतलब व्हाट डू यू डिराइव फ्रॉम दीज पैराग्राफ, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन्हें प्लीज़ आप अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि क्या होगा, आपको जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सिमिलर लगते हैं।
तो आप गलती करने के ज़्यादा चांसेस है और नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका स्कोर कम हो जाएगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अग्रवाल की एक बुक आती है RS अग्रवाल की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ही, और सच में आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपका मैथ्स CSET वीक है तो आप 2-3 मंथ्स लगातार, आपको सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा टाइम होता है ना जब आप बोर हो गए हैं GS पढ़ के, तो मैथ्स को प्रैक्टिस करके आप रिचार्ज हो सकते हैं। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप इवनिंग के समय वीडियो देख लिया और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, इस तरीके से कर सकते हैं। प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि समथिंग अबाउट, मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ। आई गेस आप शायद पूछ रहे हैं कि आपके पास जॉब है आपका और आप प्रिपेयर कैसे करें, टाइम कैसे निकालें। मैंने हमेशा फुल टाइम प्रिपरेशन ही की है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि आप जॉब के साथ किस तरीके से टाइम निकालें। बट हाँ, अगर आपके पास सैटरडेज संडेज़ होते हैं तो वो टाइम आप फुल टाइम स्टडी के लिए रखिए। और जॉब से वापस आने के बाद आप लोग थक जाते हैं जनरली, तो आप पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपने सैटरडे संडे को जो चीज़ पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो आई गेस मैं एंड करती हूँ ये सेशन। थैंक यू सो मच फ्री एकेडमी, और थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको कुछ बेनिफिट हुआ हो मेरे इस गाइडेंस से। और इन केस आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा नाम निहारिका जैन है, तो आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जब भी फ्री होंगी आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।